आज की मूवी साउथ कोरिया के टॉप 10 मूवीज में से एक है और इतना ही नहीं, ये एक सत्य घटना पर बनी मूवी है जहां एक 7-8 साल की बच्ची का गरीब पिता मौत के मुंह से लड़कर सिर्फ 6,000 रुपए के लिए कोरिया में चल रहे एक बड़े स्कैंडल का पर्दाफाश करता है। तो तैयार हो जाए 2017 की साउथ कोरियन फिल्म और टैक्सी ड्राइवर सुनने के लिए। डायरेक्टर होंग जांग, IMDb 7.9। दोस्तों, ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मूवी स्ट्राइप को देते रहे ताकि मैं फ्यूचर में भी आप सभी के लिए कहानियां लाती रहूं, कहानियां सुनाती रहूं। साल 1980, साउथ कोरिया। किम नाम का एक टैक्सी ड्राइवर पैसेंजर को अस्पताल छोड़कर वापस रात में घर आया। घर में उसकी बेटी सो रही होती है। ये घर उनका अपना नहीं है, किराए पे रहते हैं। एक टैक्सी वाले की कमाई ही कितनी होती है, ऊपर से महंगाई। तंगी ने तो किम को जकड़े रखा है। कहा जाए तो इस दुनिया में बस उसकी बेटी ही अपनी है। पत्नी के गुजरे कुछ साल हो चुके हैं। बेटी को नींद से जगाते ही उसे उसके सर पर चोट लगा हुआ दिखा। वो समझ गया यह हरकत और किसी की नहीं, उसी घर के मकान मालकिन के बेटे का है। वो बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में उसके दरवाजे के सामने जोर जोर से चलाने लगा, लेकिन उल्टा मकान मालकिन ने उस पे ही चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके बेटे के भी सर पर चोट लगी है। तुम अपनी बेटी को अच्छे से संभाला करो, उसे थोड़ा ढंग से रहना सिखाओ। देखो मेरे बच्चे का क्या हालत कर दिया उसने, खूब किम पर चिल्लाती है। इसके बाद मकान मालकिन बोली, तुम घर का भाड़ा कब चुकाने वाले हो? तुम्हारी परेशानी तो मैंने समझी, लेकिन अब 4 महीने होने को आए, यानी 1 लाख वॉन, जिसका मतलब 6,000 रुपए होता है। हाँ, मैं जल्दी ही सारे पैसे चुका दूंगा, कहकर किम वहाँ से चला गया। अब रात में किम दिन भर के कमाए पैसे का हिसाब करते हुए रेडियो सुन रहा है, जहाँ खबर में बताया जा रहा है कि साउथ कोरिया में अब मार्शल लॉ लागू हो चुका है, जिसकी वजह से स्कूल, कॉलेजेस सभी बंद कर दिए गए हैं। दरअसल देश भर में आतंक फैलने की वजह से मार्शल लॉ को लागू किया गया। मार्शल लॉ का मतलब कि अब पूरे देश को नेता या पुलिस नहीं चलाएगी, बल्कि देश को चलाने की बागडोर आर्मी के हाथों में है। इसी वजह से लोग भी अब ज्यादा बाहर सड़कों पे नहीं निकल रहे, क्योंकि बाहर उनकी जान को खतरा है और इसका सीधा असर अब किम की कमाई पर पड़ेगा। इसी चीज से किम बेहद चिंतित है कि कैसे वो घर का भाड़ा चुकाएगा और कैसे ही अपनी बेटी को पालेगा। अब अगले दिन किम अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा है और दूसरे टेबल पर कुछ प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर्स बैठे बातें कर रहे होते हैं, जिसमें से एक टैक्सी ड्राइवर बहुत खुश है। वो अपने दोस्तों से कहता है, आज तो मेरे मजे ही है, मुझे सिर्फ ग्वांगजू शहर जाकर वापस आना है और इसके बदले मुझे 1 लाख वॉन दिया जाएगा। उसकी बात सुनकर उस आदमी के सभी दोस्त हैरानी से पूछने लगे, अच्छा कौन है वो जो इतने पैसे दे रहा है? कोई विदेशी है, उस आदमी ने कहा। विदेशी है तो तुम्हें अंग्रेजी बोलनी आती तो है ना? उसके दोस्त उससे मजाक में पूछने लगे। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, मैं समझ भी जाता हूँ और मुझे बोलनी भी आती है। बस अब जल्दी से खाना खाकर यही नजदीक के थिएटर उन्हें पिकअप करने जाऊंगा। दूसरी तरफ वही बैठा किम ये सारी बातें सुन रहा होता है। 1 लाख वॉन सुनकर तो उसे आगे और कुछ नहीं सुनाई देता और वो फौरन उन्हें पिकअप करने थिएटर पहुंच गया। इधर उधर देखने के बाद उसे सामने एक अंग्रेज जर्मन पीटर नाम का आता हुआ दिखा। आसपास और किसी अंग्रेज को ना देख वो समझ गया और बोला, मैं ही आपका रिजर्व टैक्सी ड्राइवर हूँ। पीटर के साथ एक कोरियन आदमी भी है। वो बोला, लेकिन मैंने तो प्राइवेट टैक्सी रिजर्व की थी। अब किम तो फंस गया, क्या बोले तो उसने झूठ कहा। हाँ, सारे प्राइवेट टैक्सी के बिजी होने की वजह से मुझे भेजा गया है। अच्छा ठीक है, तो तुम्हें इंग्लिश तो आती है ना? और कहाँ जाना है, किस काम के लिए जाना है, सब जानते हो ना? वो कोरियन आदमी बोला, हाँ हाँ मुझे सब पता है। और उसे जितनी भी टूटी फूटी इंग्लिश आती थी वो भी उसने बोलकर सुना डाली। अब किम ग्वांगजू की तरफ बढ़ चला। पीटर असल में एक रिपोर्टर है। वो हाल ही में साउथ कोरिया में चल रहे आतंकी परिस्थिति और मार्शल लॉ के लागू पे रिपोर्टिंग करने आया हुआ है, लेकिन वो जड़ तक पहुंचकर साउथ कोरिया में चल रहे इस असली चेहरे सच्चाई को दुनिया के सामने लाना चाहता है। पीटर एक जर्मन नागरिक होने के बावजूद 8 सालों से जापान में रहकर काम कर रहा होता है और वहाँ के लोकल रिपोर्टर्स की मदद से ही वो ग्वांगजू जा रहा है, क्योंकि वहाँ उसे असली सच, असली खबर का पता लग सकता है। और यहाँ किम तो आज उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी सोचकर बहुत खुश है। अब इधर जब तक वही प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर पीटर को लेने पहुंचा, तब तक तो पीटर बहुत दूर निकल चुका था। अब रास्ते में किम पीटर से बात करने की कोशिश करता है। मैंने सऊदी से कमाए पैसे जोड़कर ये टैक्सी खरीदी है। पीटर भी उससे बात करता है, लेकिन किम उसकी कोई भी बात नहीं समझ पाता। थोड़ा धीरे बोलिए ना, सब सर के ऊपर से निकल जा रहा है। इधर अब पीटर को समझ आ गया कि किम को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती।
लेकिन किम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आज जब वो घर लौटेगा तो उसके पास 1 लाख वॉन होगा। अब यहाँ उन्हें ग्वांगजू जाने के रास्ते में सामने रोड पर बार दिया हुआ दिखा, जिसमें लिखा है क्लोज। उसी वक्त पीटर ने किम को आगे बॉर्डर में टैक्सी मत रोकना कहते हुए बैग से कैमरा निकालकर शूट करने लगा। इधर किम को पता ही नहीं था कि पीटर एक रिपोर्टर है। पीटर के कहने पर वो बार क्रॉस कर आगे तो बढ़ा, लेकिन कुछ दूर जाते ही उन्हें एक और चेक पॉइंट मिला, जहां आर्मी के लोग निगरानी कर रहे होते हैं। पीटर ने किम से आर्मी को ये बताने को मना किया कि वो एक रिपोर्टर है, लेकिन यहाँ किम को तो कुछ समझ ही नहीं आया। एक सैनिक ने आकर कहा, आगे रास्ता बंद है, अगर मरना नहीं चाहते हो तो वापस लौट जाओ। टैक्सी वापस घुमाकर किम ने पीटर से कहा, ग्वांगजू तो नहीं जा सकते, सियोल ही अब वापस जाना होगा। पीटर बोला, मुझे जैसे भी करके ग्वांगजू पहुंचना ही है, और अगर मैं नहीं पहुंचा तो तुम्हें 1 पैसा नहीं मिलेगा। फिर किम ने भी पूछा, वो कैमरा क्यों है तुम्हारे पास? टूटी फूटी इंग्लिश में कहा, वाई यू गो ग्वांगजू? पीटर भी, तुम्हें क्यों जानना है, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अब यहाँ किम को पीटर की सारी बात में सिर्फ बिजनेस शब्द ही समझ आया। ओह, तो क्या तुम कोई बिजनेसमैन हो? किम ने पूछा। पीटर भी मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ, बिजनेसमैन। अब किम ने टैक्सी को थोड़ा आगे ले जाकर खेत में काम कर रहे एक बूढ़े किसान से ग्वांगजू जाने का दूसरा रास्ता पूछा। उस रास्ते पे भी जाने पर उन्हें फिर से आर्मी के लोग तैनात खड़े दिखे। उन्हें देख किम भी गुस्से में मन में कहता है, आज तो लगता है ये मुझे पैसे ही कमाने नहीं देंगे ना, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इसीलिए वो नीचे उतरकर एक सैनिक से बात करने गया। मेरे साथ एक विदेशी बिजनेसमैन है जिसकी आज फ्लाइट है, लेकिन वो अपनी कुछ जरूरी कागजात ग्वांगजू में ही भूल गया। उसके बिना तो वापस अपने देश नहीं जा पाएगा, बस वही वापस लेकर हम एयरपोर्ट चले जाएंगे। किम की झूठी कहानी पे उस सैनिक को भी भरोसा हो गया। जल्दी वापस लौट आने को कहकर उन्हें ग्वांगजू जाने की इजाजत दे दी। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद किम ने गाड़ी रोक दी और पीटर से अपने पैसे मांगने लगा। मुझे मेरे पैसे दे दो, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। पीटर ने भी यहाँ चालाकी दिखाई। उसने किम को बस आधे पैसे ही दिए और आधा सियोल वापस आने के बाद। ऐसा कर करके दोनों आखिरकार ग्वांगजू पहुंचे, लेकिन शहर पूरा सुनसान है और जमीन पर दुनिया भर के कागज बस बिखरे पड़े हैं। अब थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद एक ट्रक उनके टैक्सी के सामने आकर रुका, जहां बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स आंदोलन करने उतरे हैं। पीटर भी यहाँ तुरंत ही अपने कैमरा निकालकर शूट करने लगा और उन स्टूडेंट से बात भी करता है, लेकिन स्टूडेंट्स को पीटर की कोई बात समझ नहीं आ रही। उन्हीं में से एक स्टूडेंट जेसी को इंग्लिश समझना और बोलना दोनों ही अच्छे से आता है, इसीलिए पीटर अब उसी से बात करता है। इधर अब जाकर किम को समझ आया कि पीटर कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक रिपोर्टर है। वहाँ आंदोलन कर रहे स्टूडेंट्स भी ये जानकर बेहद खुश हो गए, क्योंकि जो जो उनके शहर में घट रहा है वो पूरी दुनिया को पता चले, वो यही चाहते हैं। अब पीटर भी उनके साथ ट्रक में चढ़ गया। वो सभी अस्पताल आर्मी की गोली से घायल भर्ती लोगों को देखने जा रहे हैं। किम भी अकेले अकेले ट्रक के पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन बीच रास्ते में ही मौका देखकर पीटर को वहीं छोड़ वो वापस सियोल की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि वो इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन शहर निकलने से पहले ही एक बूढ़ी माँ ने उसे रोककर अस्पताल पहुंचा देने को कहा। किम उस बूढ़ी माँ को मना नहीं कर पाया और उन्हें अस्पताल ले गया। जिस अस्पताल में उसे बूढ़ी माँ को ले जाना था, उसी अस्पताल में ही पीटर और स्टूडेंट्स भी उसे ढूंढ रहे होते हैं। अब वहाँ पीटर और किम की दोबारा मुलाकात हो गई। पीटर किम पे चिल्लाता है, क्योंकि उसका दूसरा कैमरा वाला बैग भी टैक्सी में ही रखा हुआ था, जो किम को नहीं पता थी। वहाँ कुछ और लोकल टैक्सी ड्राइवर भी मौजूद होते हैं। उनके सामने ही पीटर किम को बाकी पैसे देते हुए गुस्से में बोला, तुम चले जाओ वापस सियोल। ये देख वहाँ के बाकी ड्राइवर्स भी चौंक गए। सियोल से ग्वांगजू आने के इतने ज्यादा पैसे लेने के लिए किम और लोकल ड्राइवर्स के बीच झगड़ा शुरू हो गया। अब किम भी कम नहीं, उसने वो आधे पैसे भी पीटर को वापस लौटाते हुए कहा, अब सियोल पहुंचने पर ही मुझे पूरे पैसे देना, ठीक है? इसके बाद उसी टैक्सी में अब पीटर के साथ वही स्टूडेंट जेसिक भी होता है। चूंकि उसे इंग्लिश आती है, इसलिए पीटर की मुश्किलें थोड़ी कम हो, यही सोचकर वो उसे अपने साथ ले लेता है। कुछ देर बाद वो एक जगह पहुंचे जहाँ शहर भर के सारे लोग आंदोलन कर रहे होते हैं। जेसिक सबको टैक्सी के सामने से हटाते हुए चला रहा है, रास्ता खाली करे, मेरे साथ एक विदेशी रिपोर्टर है और वो हमारी कहानी पूरे देश भर में पहुंचाने में मदद करेगा, सबको सुनाता है। ये सब सुनकर वहाँ के सभी लोग खुश हो गए और सभी ताली बजाते हुए उसके लिए रास्ता खाली कर देते हैं। इसके बाद पीटर एक ऊंची बिल्डिंग के छत पर गया, जहाँ से नीचे की सभी चीजों का वीडियो शूट अच्छे से किया जा सकेगा। वहाँ एक लोकल रिपोर्टर भी होता है जो पहले से नीचे की सारी गतिविधियों को शूट कर रहा होता है।
इतने में नीचे सैनिकों की एक फोर्स आम जनता के ऊपर लाठी चार्ज, गोली चलाना और आंसू गोले फेंकने लगे। कितने ही निर्दोष आदमी, महिला, यहाँ तक कि बूढ़े लोगों को भी बेरहमी से मारा जा रहा है। उन्हें जमीन में खींचते हुए ले जा रहे हैं और अंधाधुंध गोली और बारूद चला रहे हैं। ये सब देखकर किम तो हैरान हो गया, क्योंकि जो सारी खबरें टीवी में दिखाई जा रही थी वो सब के सब झूठी थी। टीवी में तो ये दिखाया जा रहा है कि कॉलेज स्टूडेंट्स लोग बिना मतलब के बेकार का आंदोलन कर रहे हैं और ऐसी झूठी खबरों को देश के बाहर भी फैलाया जा रहा है। इसीलिए तो पीटर सच का पता लगाने ही कोरिया आया है। थोड़ी देर बाद वो लोग नीचे जाकर शूट कर रहे होते हैं। तभी एक आर्मी ऑफिसर की नजर उन पर पड़ गई। उस आर्मी ऑफिसर के कुछ करने से पहले ही वो लोग भागकर टैक्सी में बैठे, लेकिन किम की टैक्सी स्टार्ट ही नहीं हो रही। उधर पीछे आर्मी भी उनके करीब पहुंचने वाली है। शुक्र है इतने में उनकी टैक्सी स्टार्ट हो गई। अपनी जान बचाते हुए वो लोग वहां से भागे। धीरे धीरे यहाँ ये भी पता चला कि आर्मी लोग बिना कारण ही ग्वांगजू की जनता के साथ जैसा मर्जी वैसा बर्ताव कर रहे हैं। अब पीटर और किम को वापस यहाँ लौटना होगा, इसलिए वो जेसिक को भी वही रास्ते पे उतार देते हैं। लेकिन टैक्सी थोड़ी दूर ही गई थी कि बंद पड़ गई और दोबारा स्टार्ट नहीं ले रही। टैक्सी को रुका हुआ देख जेसिक उनके पास लौट कर आया। इसी के साथ वहाँ के लोकल टैक्सी ड्राइवर भी पहुँच जाते हैं। वो पीटर और किम को अपने साथ ले गए। टैक्सी को ठीक होने में 2 घंटे जैसा समय लगेगा, तब तक उन्हें इंतजार करना होगा। किम ये बात सुनकर चिंता में पड़ गया, क्योंकि घर में उसकी बेटी अकेली है और 2 घंटे में तो पूरे देश में ही कर्फ्यू लग जाएगा। किम ने वहाँ के लोकल से फोन के बारे में पूछा, लेकिन आर्मी लोगों ने उसकी तारें भी काट डाली है। ये सुनकर किम का दिल और घबरा गया। अब वही के एक लोकल टैक्सी ड्राइवर उन्हें अपने घर ले आया। उन्हें अब रात यही बितानी पड़ेगी। इस गंभीर स्थिति में भी घर पर सभी लोग माहौल को थोड़ा खुशहाल बनाने की कोशिश करते हैं। खूब हंसी मजाक, बातें, गाना बजाना कर रहे हैं कि एकाएक उन्हें एक जोर के धमाके की आवाज सुनाई पड़ी। वो बॉम्ब ब्लास्ट और कहीं नहीं बल्कि वहाँ के टीवी स्टेशन पर हुआ रहता है। उसकी रिपोर्टिंग करने तुरंत अब पीटर, किम और जेसिक वहाँ के लिए निकल गए। लेकिन वीडियो शूट करते वक्त फिर से उसी आर्मी ने उन्हें देख लिया और उनके पीछे पड़ गया। तीनों भागते भागते एक बिल्डिंग में पहुंचे। असल में आर्मी वाले पीटर के बारे में सब कुछ जान चुके हैं और उसे ही ढूंढ रहे हैं। बिल्डिंग में घुसते वक्त आर्मी वालों ने जेसिक को पकड़ लिया और पीटर और किम ऊपर सीढ़ी पर छुपकर बैठे हैं। आर्मी ऑफिसर चिल्लाकर बोला, अगर रिकॉर्ड किया हुआ सारा फुटेज मुझे नहीं मिला अभी के अभी तो मैं इसे मार डालूंगा। तभी जेसिक बोला, उस विदेशी रिपोर्टर को हमारी भाषा समझ नहीं आती। मैं उसे समझाऊंगा कि मेरी जिंदगी के बदले उस फुटेज को मांगने की रिक्वेस्ट करूंगा। उसने आर्मी ऑफिसर से बोलने की परमिशन मांगी। अब जैसे ही ऑफिसर ने सर हिलाया, जेसिक ने इंग्लिश में चिल्लाकर कहा, इन्हें वो फुटेज किसी भी हाल में मत देना। मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी चिंता मत करो। दुनिया को सच क्या है पता चलना चाहिए। पीटर, मुझसे वादा करो कि हमारी ये दर्दनाक सच की कहानी तुम दुनिया तक लेकर आओगे। इधर जेसिक की कही बातें वो आर्मी ऑफिसर नहीं समझ पा रहा और फिर थोड़ी देर बाद ही जेसिक को पता चला तो वो चिल्ला उठा, भागो, यहाँ से भागो, तुम्हें पकड़ने के लिए आर्मी फोर्स आ रही है। ये सुनते ही पीटर और किम वहाँ से फौरन बाहर भागने लगे और तभी गोली चलने की आवाज आई। तो क्या जेसिक मारा? पर वो पीछे भी नहीं जा सकते। जान बचाते हुए दोनों भागते भागते एक समय में जाकर अलग हो गए। किम के पीछे पड़ा आर्मी ऑफिसर ने उसे पकड़ लिया और बहुत मारने पीटने लगा। अब जैसे ही वो किम को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से पीटर आकर उस आर्मी ऑफिसर के सर पर जोर से मारता है। किम की जान बचाने के बाद दोनों उसी घर लौट आए। किम जमीन में लेटे हुए पीटर से अपनी ही भाषा में कह रहा है, सऊदी से लौटने के बाद मैंने वहाँ की जलती चलचलाती धूप में मेहनत के कमाए जितने सारे पैसे थे उसे अपनी पत्नी के इलाज में खर्च करता रहा। और एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, मेरे इलाज में और पैसे मत खर्च करो, मैं मरने वाली हूँ। बाकी के बचे पैसे हमारी बेटी का सोचकर एक टैक्सी खरीदो। उसी के कहने पर ही मैंने ये टैक्सी खरीदी है। लेकिन फिर भी मैंने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश में जान लगा दी, लेकिन उसे बचा नहीं सका। उसके मरने के बाद मैं उसकी याद में पूरी तरह से शराब में डूब गया। ऐसा एक दिन नहीं जाता जब मैं शराब ना पीता। और ऐसे ही एक दिन जब मैं उठा तो देखा मेरी बेटी अपनी माँ के पुराने कपड़ों को सीने में लगाए अपनी माँ को याद कर रो रही है। उसी दिन से मैंने ये तय कर लिया कि मुझे मेरी बेटी के लिए जीना है। मैंने शराब भी छोड़ दी। मेरी बेटी का मेरे अलावा और कोई नहीं है। कहते हुए किम भावुक हो गया। अब अगले दिन भोर भोर में किम पीटर से बिना कुछ कहे उसे वहीं छोड़ सियोल के लिए निकल गया। पर पीटर को मालूम चल गया होता है
लेकिन इस बार उसने किम को नहीं रोका। कल रात किम की कही बातें शायद ही वो ना समझ पाया होगा, लेकिन एक बाप का अपने बेटे के प्रति जज्बात और प्यार को समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं। किम अपनी टैक्सी स्टार्ट कर वहां से जाने लगा। तभी वहां का एक लोकल टैक्सी ड्राइवर आकर उसे ग्वांगजो का नंबर प्लेट देता है, क्योंकि आर्मी लोग उसकी टैक्सी को हर जगह ढूंढ रहे हैं और साथ में पीटर ने उसके पैसे भी भेज दिए होते हैं। इसके बाद वो वहां से अपने शहर सियोल जाने के लिए निकल गया। काफी दूर तक तो वो निकल आया, लेकिन पूरे रास्ते उसे अंदर ही अंदर बुरा लग रहा है। एक गिल्ट महसूस हो रहा है कि वो वहां पीटर को ऐसी मुश्किलों में छोड़कर आ गया। और फिर उसने दोबारा टैक्सी घुमाई और उस घर पर पहुंचा, लेकिन पीटर वहां नहीं, उसे अस्पताल में गया हुआ है। किम भी वहां से सीधे अस्पताल पहुंचा। वहां वो घायल अवस्था में पड़े लोगों को देखकर एकदम ही दुखी निराश हो गया कि अपने ही देश की जनता को अपने ही आर्मी लोगों ने उनका ये निर्दयी हाल किया है। फिर उसे पीटर नीचे जमीन पर बैठा हुआ दिखा। पीटर को भी बहुत कष्ट हो रहा है लोगों को ऐसे देखकर कि लोग किस तरह से इंसानियत भुला बैठे हैं। वही जेसिक की लाश भी बिल्कुल ही खराब हालत में पीटर के सामने पड़ी है। अब किम पीटर के पास आकर कहने लगा, अभी कमजोर पड़ने से नहीं होगा, उठो, चलो, वीडियो शूट करो। ये सारी सच्चाई तुम्हें लोगों को दिखानी है। जेसिक की भी मरने से पहले यही आखिरी इच्छा थी, तुम्हें इसे पूरा करना ही होगा। किम पीटर को हिम्मत देता है। इसके बाद पीटर और किम वीडियो शूट करते हुए बाहर निकले। बाहर का मंजर तो दिल दहला देने वाला होता है। यहाँ वहाँ रास्ते में आर्मी सैनिक लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर रहे हैं। इसके बाद अब यहाँ सारे टैक्सी ड्राइवर एक सच्चे देशभक्त और मानवता की जिंदा होने की मिसाल देते हुए उन घायल लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए अपनी टैक्सी को गोली चला रही सेना के ही सामने खड़ा कर एक एक कर लोगों को टैक्सी में रखते और उन्हें अस्पताल पहुंचाते। ये सारी घटना पीटर अपने कैमरे में ऑन रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसके बाद पीटर और किम भी ग्वांगजू शहर छोड़ सियोल वापस जाने को निकले, लेकिन पीछे अभी भी आर्मी लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं। ये देख किम एक पल के लिए अपनी गाड़ी रोककर खूब रोने लगा। पीटर उसे समझाता है, हमें किसी भी हाल में सियोल पहुंचना होगा किम, ये छुपाया बेरहम और क्रूर सच दुनिया के सामने लाना होगा। कहते हुए वो किम का हिम्मत बंधाता है। ऐसे समय में एक दूसरे को हिम्मत देने की बहुत जरूरत है, ताकि जो असली मकसद है वो पूरा किया जा सके। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं है। हर तरफ जगह जगह पर आर्मी के चेक पॉइंट्स हैं और उनके पीछे आर्मी लगी हुई है। सभी चेक पॉइंट्स में इत्तला कर दिया होता है कि सियोल के किसी भी गाड़ी को बाहर निकलने ना दिया जाए। अब दोनों एक चेक पोस्ट पर पहुंचे। वहां उन्हें रोका भी गया। फिर एक सैनिक ने आकर दोनों को टैक्सी से बाहर निकाला और उनकी गाड़ी को चेक करने लगा। तभी उसे टैक्सी के पीछे डिक्की में सियोल का रखा वही नंबर प्लेट दिखा। भाग्यवश ये देखने के बाद भी उस सैनिक ने किसी से कुछ नहीं कहा और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। कहीं न कहीं उस सैनिक में इंसानियत बची है। उसे भी समझ आ रहा है कि शहर में जो हो रहा है वो गलत है। अब उनकी टैक्सी को पास दे ही दिया था कि तभी फोन आया। किसी भी विदेशी को बाहर जाने ना दे, लेकिन आर्मी वालों के रोकने से पहले ही किम ने गाड़ी स्पीड में आगे बढ़ा दी। मगर इसके बावजूद अभी भी आर्मी उनका पीछा कर रही है। वो उन्हें जाने नहीं दे सकते। चारों तरफ से लगभग उन्हें घेर ही लिया था और कुछ करने से पहले ही दिखाई दिया कि वहाँ की लोकल जितने टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो सभी अपनी टैक्सी लेकर वहाँ पहुँच गए हैं। वो सभी अपनी जान की बाजी लगाकर भी किम और पीटर को उन आर्मी के हाथों से सुरक्षित बचाने में मदद करते हैं। किम पीटर को सही सलामत एयरपोर्ट ले आया और उन सभी रिकॉर्डिंग्स को एक कुकीज के डब्बे में छुपा देते हैं। इसके बाद पीटर ने किम को अपना नाम और नंबर एक कागज में लिखकर देने को कहा। जापान पहुंचकर ये सारे न्यूज़ टेलीकास्ट हो जाने के बाद मैं दोबारा यहीं आकर तुमसे मिलूंगा। इसके बाद एयरपोर्ट में घुसने से पहले उसने किम के गले लगकर कहा, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। किम ने भी उसे यही कहा और अच्छा काम करते रहना। पीटर अब फाइनली जापान चला गया। यहाँ आर्मी ने पीटर का नाम कल सुबह की पैसेंजर लिस्ट में देखा है। पीटर को कल सुबह पकड़ने का प्लान भी बनाया गया, पर पीटर चालाक है, उसे पता था, इसीलिए वो उसी रात की ही फ्लाइट लेकर निकल पड़ा। किम भी वापस अपने घर लौट आया। अपनी बेटी को उसका इंतजार करता देख वो उसे कसकर सीने से लगा लेता है। यहाँ पीटर भी अब जापान पहुंच कोरिया का वो सच दुनिया भर के सामने ले आया, जिस वजह से कोरिया पर अब चारों तरफ से दबाव पड़ता है। और इसके कुछ दिनों बाद कोरिया में सब कुछ ठीक होने लगा और लोग भी सामान्य जीवन जीने लगे। अब कुछ महीनों बाद, जैसा कि पीटर ने कहा था कि वो किम से मिलने सियोल आएगा, लेकिन किम का दिया वो नाम और नंबर गलत होता है।
जिससे किम से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई। अब इसके बाद कहानी सीधा 2003 में चली गई। पीटर भी बूढ़ा हो चुका है। 23 साल बाद कोरिया में उसे सम्मान के लिए बुलाया गया है। स्पीच में उसने किम को भी याद कर उसके तारीफ में भी 2 शब्द कहे। मेरा दोस्त टैक्सी ड्राइवर किम ना होता तो मैं ये मिशन कभी पूरा नहीं कर पाता। मैं उसे हर दिन याद करता हूँ। बस एक बार उससे मिलने की ख्वाहिश है। दूसरी ओर किम आज भी टैक्सी ही चलाता है। न्यूज़पेपर में पीटर की तस्वीर देख उसकी स्पीच पढ़ने लगा और मन में मैं भी किसी दिन तुमसे मिलना चाहूँगा पीटर। इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी भी यही खत्म हो गई। दरअसल दोस्तों, ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। असली पीटर की साल 2016 में देहांत हुआ था और मूवी 2017 में रिलीज हुई। मूवी रिलीज के कुछ हफ्ते पहले पता चलता है कि किम का एक बेटा भी था। उसने मीडिया के सामने आकर बताया कि उस घटना के 4 साल बाद उसके पिता किम की साल 1984 में ही कैंसर से मृत्यु हो गई थी। इसी कारण ही दोनों की कभी मुलाकात ना हो सकी थी। अगर ये बात पहले पता चलती तो शायद कहानी किसी और तरीके से खत्म होती, लेकिन इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप तो छोड़ गया है सियोल टैक्सी ड्राइवर किम। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही आप सबको हमेशा अच्छी कहानियां सुनाने की कोशिश में मैं रहती हूँ। बस वीडियो को ढेर सारा लाइक, शेयर, कमेंट करें और मूवीज टाइप चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहे। चलिए बाय बाय दोस्तों, लव यू एंड टेक केयर।